पतझड़ी साख भी मधुमास बन जाएगी, पतझड़ी साख भी मधुमास बन जाएगी, चिंगारी उड़कर आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले राष्ट्र पर जूझ कर, ए जिंदगी देख ले राष्ट्र पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। वेदव्रत वाजपेयी की ये कविता सटीक बैठती है आज के इतिहास पर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली और आसपास के मध्यकालीन भारतीय शासन पर और विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार पर। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा व बेचा जाया करता था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 2006 को करवाया और उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, जबकि 1206 तक गौरी के अधीन ही कुतुबुद्दीन ने चंदेल शासकों से कलिंजर, महोबा, खजुराहो को छीन लिया था और ऐबक ने एक अभियान में गुजरात के राजा भीम सिंह तृतीय को हराया तथा अनिलवाड़ा और कई अन्य नगरों को तहस नहस कर दिया था। इस क्षेत्र के शासन के लिए उसने एक मुस्लिम सूबेदार को नियुक्त कर दिया था, परंतु जल्द ही गुजरात शासकों ने तुर्की सेनाओं को बेदखल कर दिया, क्योंकि ऐबक के नेतृत्व में तुर्क अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि दिल्ली से सुदूर क्षेत्रों पर अपना शासन कर सकें। मित्रों, परंतु पूर्व में तुर्क अवश्य सफल रहे। तराई की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध कर चुके एक खिलजी सरदार को कुतुबुद्दीन ने बनारस से आगे के कुछ क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर ही दिया था। अब तक वहां की कमान उस सूबेदार के भतीजे बख्तियार खिलजी अर्थात मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के हाथों में आ चुकी थी। बिहार का क्षेत्र इस समय तक किसी शक्तिशाली भारतीय शासक के अभाव में एक अनाम क्षेत्र अर्थात नो मैंस लैंड था। इसलिए खिलजी ने बार बार अभियान चलाकर धावे बोले और उसने बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों नालंदा व विक्रमशिला पर आक्रमण करके उन्हें बुरी तरह नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला उस समय के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय एवं रिसर्च सेंटर्स हुआ करते थे। कहा जाता है वहाँ 12,000 से अधिक विद्यार्थी एवं 2,000 से अधिक शिक्षक थे। देश विदेश से वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलर्स आया करते थे और इस बहसी दरिंदे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। विद्यार्थियों और शिक्षकों के बड़ी संख्या में चोटी व जनेऊ उतरवाए गए तथा उन्हें दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है पूरे विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातन कालीन इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 माह तक यहाँ के पुस्तकालयों में धू धू करके आग धधकती रही। यह वही कालखंड था मित्रों जब भारत का स्वर्णिम इतिहास एक झटके में विलुप्त कर दिया गया। अनेकों धर्माचार्यों व बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। बहरहाल यह वही खिलजी था जिसकी जान आयुर्वेद के द्वारा ही बची थी और बौद्ध धर्म ने ही इसको संरक्षण दिया था। परंतु एहसान फरामोश खिलजी ने सारे बिहार में कत्लेआम मचा दिया। 1199 का वह वर्ष भारत व बिहार की धरती कभी नहीं भूल पाएगी, जो हजारों निर्दोष विद्यार्थियों की चीख पुकार के साथ जब इस बीभत्स घटना को अंजाम दिया गया। वर्तमान में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह स्थान एशियाई एकता व शक्ति का प्रतीक था, इसके निकट ही नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 1203 तक गौरी के कालखंड में ही खिलजी ने संपूर्ण बिहार पर जीत दर्ज करके अपने कद को दिल्ली की नजर में इतना ऊंचा उठा लिया था कि सल्तनत की ओर से कोई उसका विरोध ना कर सका। उसके कालखंड 1197 से 1206 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर खिलजी आक्रमणों के कारण बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं का पलायन व नरसंहार हुआ। बंगाल में भी बड़े पैमाने पर बौद्धों एवं हिंदुओं के नरसंहार के कारण उनका पलायन हुआ। मिन्हाज सिराज अज़-ज़ुज़ानी की एक पुस्तक है तबकात नासरी, उसमें बख्तियार खिलजी द्वारा बौद्ध मठों को जलाने, लूटने व नष्ट करने का दस्तावेजीकरण किया गया है। 17वीं सेंचुरी के प्रारंभ में बौद्ध विद्वान हुए तारानाथ के अनुसार खिलजी द्वारा औदंतपुरी में कई भिक्षुओं
का नरसंहार व विक्रमशिला को तहस नहस करने का विवरण भी मिलता है। मित्रों, नालंदा व विक्रमशिला को हम फिर किसी एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी हम बख्तियार खिलजी की बात कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी का सौभाग्य यह भी था कि उसे बिहार बंगाल में किसी शक्ति संपन्न राजा का सामना नहीं करना पड़ा। 1203 में ही खिलजी बंगाल के अभियान में नादिया के पार बढ़ा। यहां एक तीर्थ क्षेत्र था जहां 80 वर्षीय सेन राजा लक्ष्मण सेन ने एक महल बनाया हुआ था और राजा तीर्थ के लिए यहां आए हुए थे। खिलजी मात्र 18 घुड़सवारों के साथ तुर्क सौदागरों के भेष में यहां पहुंचा, जो कि उन दिनों एक आम बात थी, क्योंकि तुर्की सौदागर आते जाते रहते थे। और अचानक राजा लक्ष्मण सेन के महल पर उसने आक्रमण कर दिया। इससे महल में भारी अफरा तफरी मच गई। सेन राजा लक्ष्मण सेन एक मशहूर योद्धा थे, लेकिन अचानक हुए इस आक्रमण और मुख्य तुर्क सेना को पास में समझकर वह महल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। जबकि अगर वो विरोध करते तो वहां उन 18 घुड़सवारों को मार सकते थे, लेकिन उनकी गलती ये रही कि वो आभास नहीं कर पाए, जबकि तुर्की फौज पास ही रही होगी, जो कि जल्द ही वहां आ पहुंची और वहां की गढ़ सेना को तितर बितर कर दिया। राजा की सारी दौलत, उसकी कुछ रानियां खिलजी के हाथ लगी और कहीं कहीं यह घटना 1204 की भी मानी जाती है। आगे बढ़कर खिलजी ने बिना किसी विरोध के राजधानी लखनौती, जो आज का गौड़ शहर है बंगाल का, उस पर कब्जा करके बंगाल के अधिकतम हिस्से पर घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया। राजा लक्ष्मण सेन सोनार गांव दक्षिण बंगाल चले गए, जहां उनके उत्तराधिकारी अनेक पीढ़ियों तक आगे भी शासन करते रहे। बख्तियार खिलजी को औपचारिक रूप से बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, परंतु वह स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करता रहा। लेखकों का मानना है कि महत्वाकांक्षी खिलजी तिब्बत में मुहिम चलाना चाहता था। आसाम के माघ शासक पीछे हट गए और उसे आगे जाने दिया। उसकी थकी हुई सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया और पीछे लौटने का फैसला किया, परंतु आसाम की माघ सेनाएं लगातार छोटे छोटे हमले करती रहीं। उसकी सेनाओं तक रसद नहीं पहुंचने दी। भूख और बीमारी से चूर होकर तुर्की सेना एक ऐसी जंग में जा फंसी जहां आगे नदी की चौड़ी धारा और पीछे असमी माघ सेना। बस फिर क्या था, बुरी तरह तहस नहस हो गई आसाम की सेनाओं के सामने खिलजी की सेना। खिलजी अपने कुछ साथियों के साथ बच निकला और वापस लौटने में सफल रहा, परंतु उसकी सेहत और हिम्मत दोनों टूट चुकी थी। बीमार खिलजी को उसके एक अमीर और एक खिलजी सरदार अली मर्दन ने खंजर मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया। 1206 में खिलजी की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर ब्लॉक के पीरपाल गांव में बख्तियार खिलजी की एक कब्र है आज भी, जिसे आज भी डर के मारे वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पूजा जाता है। अर्थात मरने के बाद भी उसकी दुष्टता वहां के जनमानस के दिमाग में सदियों तक छाई रही। कितना क्रूर होगा खिलजी कि पीढ़ियां तक उसके अंधविश्वास को ढोती रही। मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक अब तक गौरी और खिलजी के संयुक्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका था। मोहम्मद गौरी के सिंध और मुल्तान छोड़कर गौरी के नेतृत्व में विजित उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ और कोल, जो आज का अलीगढ़ है, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनौती के क्षेत्र आदि सब विरासत में कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुल 4 साल शासन किया। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और इस कालखंड में दिल्ली की ओर उसने कोई कुछ खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका शासन तो जम चुका था। उसका अधिकतम समय गौरी के भाई भतीजों व पुत्र द्वारा किए गए विद्रोहों को निपटाने में बीता। 1208 में 2 साल बाद वह लाहौर से अजमेर लौटा और अपने गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती की सेवा में आया। तत्काल उसे लाहौर से पुनः विद्रोह का संदेशा प्राप्त हुआ और वहीं से वह दिल्ली आए बिना अजमेर से ही लाहौर लौट गया और 1210 में वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु कुछ इतिहासकारों द्वारा पोलो नामक खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई बताई जाती है, परंतु आप अनुमान लगाइए कि जिस सैनिक का लगभग पूरा जीवन युद्ध लड़ते बीत गया हो, घोड़े की पीठ पर ही उसका जीवन बीता हो, भला वह घोड़े की पीठ से कैसे गिर सकता है। दूसरा तथ्य यह भी है कि पोलो एक यूरोपियन गेम है। एशिया में उस समय
12th और 13th सेंचुरी में पोलो कहां से आ गया, जबकि यूरोपियन तो एशिया में बहुत बाद में अर्थात 15th-16th सेंचुरी में प्रभावी रूप से आए हैं। फिरका प्रस्तुत वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा जबरदस्ती इस तथ्य को परोसा गया लगता है। एक घटना उसकी मृत्यु के संबंध में और बताई जाती है। यह घटना आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आपने महाराणा प्रताप के चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, उसकी वीरता के किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन शुभ्रक के बारे में नहीं। शुभ्रक क्या था? शुभ्रक कौन सा घोड़ा था? शुभ्रक के घोड़े का नाम था मित्रों, कुतुबुद्दीन ने राजपूताना के अपने अभियान में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजा मंथन सिंह के पुत्र कुंवर क्षेम सिंह, जिन्हें कहीं कहीं रण सिंह भी कहा जाता है, उनको बंदी बनाकर लाहौर ले गया और साथ ही उनके एक स्वामी भक्त और प्रिय घोड़े शुभ्रक को भी साथ ले गया। एक दिन उसकी जेल से भागने के जुर्म में कुंवर रण सिंह को सजाए मौत की सजा सुना दी गई और सजा देने हेतु लाहौर के जन्नत बाग लाया गया। उस समय भारतीय कैदियों को उनके द्वारा काफिर कहा जाता था और उन्हें अपने मनोरंजन हेतु तरह तरह की यातनाएं देना एक आम बात थी। अब अपने मनोरंजन हेतु यह तय हुआ कि कुंवर का सिर काटकर उससे एक खेल खेला जाए और अपनी सरदारों की टोली के साथ एवक जन्नत बाग पहुंचा, जहां कुंवर रण सिंह को लाया गया। उसकी बेड़ियां खोल दी गईं, अपने अपने घोड़ों पर सारे सरदार सवार हो गए तलवार लेकर के हाथ में, और संयोग से एवक भी रण सिंह के घोड़े शुभ्रक के ऊपर सवार होकर आया। जब स्वामी भक्त घोड़े ने अपने स्वामी रण सिंह को देखा तो वो विचलित हो गया। सभी सरदारों के साथ शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर जब वो आया तो घोड़ा विचलित अवस्था में था, लेकिन घोड़े के विचलित अवस्था को कुतुबुद्दीन ऐबक समझ नहीं सका। तब तक वह कुछ सोच पाता, घोड़े ने उछलकर ऐबक को पटकनी दे दी और उसकी छाती पर अपनी टापों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह घटना इतनी शीघ्र घटित हुई मित्रों कि वहां उपस्थित सिपाही सालार कुछ समझ ही नहीं सके। तब तक उन्होंने ऐबक को बचाना चाहा, तब तक तो ऐबक गंभीर रूप से घायल हो चुका था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर रण सिंह को इस अफरा तफरी में एक सैनिक से तलवार छीनकर और शुभ्रक पर सवार होकर भागने का अवसर प्राप्त हो गया। बाद में तीरों से हमले किए गए, पीछा भी किया गया, लेकिन किसी भी तरह कुंवर रण सिंह शुभ्रक के साथ तुर्की सेना सीमा को पार कर गए और अपनी सीमाओं में प्रवेश कर गए। अपनी सीमाओं में आने के बाद जैसे ही घोड़ा रुका, कुंवर रण सिंह नीचे उतरे, देखा तो घोड़े का शरीर तीरों से छलनी था और कुछ तीर कुंवर सिंह के भी लगे थे, लेकिन घोड़े के मस्तक पर जैसे ही कुंवर ने हाथ रखा, घोड़ा निष्प्राण होकर गिर पड़ा। राजपूताना में यह कहानी अत्यधिक प्रचलित है। अपने स्वामी को बचाने के लिए एक स्वामी भक्त घोड़े ने अपने प्राण निछावर कर दिए। मित्रों, सच और झूठ का तो पता नहीं, लेकिन इतिहासकारों ने एक तरफा ही लेख लिखा। दूसरे पक्ष को स्वीकार ना करने की क्या वजह रही, इसका जवाब भी इतिहास की गर्त में ही कहीं छुपा होगा। कुछ भी हो, उसका अंत हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसा कि हम आपको हर एपिसोड में एक प्रश्न पूछते हैं, आज का प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित था और उसे किसने और कब जलाया। कुछ भी हो, ऐबक का अंत तो हो गया। अब उसके बाद कौन बना दिल्ली का सुल्तान, कब तक चला दिल्ली में मामलुक यानी कि गुलाम वंश, कितने हुए अत्याचार भारतीय निर्दोष जनता पर, देखने के लिए बने रही हमारे साथ अगले एपिसोड में। और ऐसी बेहतरीन सत्य ऐतिहासिक घटनाओं के साथ हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, ताकि इतिहास की सही जानकारी साक्ष्यों के साथ आप तक पहुंच सके।